हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग बच्चों। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका कि नाम है कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी की अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आने वाली है। आगे चल करके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कई जगह इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, बेसिकली एक प्रॉपर ये एप्लीकेशन है। इस वजह से भी इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखना समझना जरूरी हो जाता है ना। तो आइए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोलिजन थियरी में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या समझने को मिलेगा, और उसको हम कैसे आसान तरीके से समझ पाएं, कैसे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और हमें सब आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? पेन, पेपर और दिमाग और पीने का पानी सब लेकर के बैठ जाइए, फिर करते हैं मजे हम लोग, है ना। तो कोलिजन थियरी में क्या है? कोलिजन थियरी, पहले तो नाम ही रखा गया है कोलिजन थियरी। आइए मैं इसको बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, रेडी हो ना? चलो सुनो। देखो, होता ऐसा है, जैसे मान लो कि हमारा काम है स्टडी करना, तो हम स्टडी कर रहे हैं। हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, हर कोई एक स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है काम है, मतलब मेन काम क्या है उसका? पढ़ाई करना, है ना। तो वो पढ़ने बैठ गया, लेकिन उसे पता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, तो अपने गार्जियन के प्रेशर में बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मन करता है पढ़ने का, कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन तो कर रहा है खेलने जाने का, लेकिन चूंकि गार्जियन ने बोल रखा है वो सुताई कर देंगे, तो बैठना ही बैठना है वहां पे, है ना। तो ये जो सिनेरियो है, तो सपोज दैट आप ना पढ़ाई के टेबल पे, अपने स्टडी टेबल पे आप बैठे रह गए पढ़ाई करने के लिए, चेयर टेबल लगा करके, और 6 घंटे बैठे रह गए, लेकिन आपने उस 6 घंटे में इफेक्टिव स्टडी नहीं करी। आपने केवल मन से तो केवल 2 ही घंटे पढ़े, केवल 3 ही घंटे मन से पढ़ाई करी आपने। तो आप ये बात को समझ पा रहे हो ना, कि देखने के लिए हमने इतनी देर स्टडी करी, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी इफेक्टिव स्टडी का पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, अगर हम पूरे से कंपैरिजन करें तो होता क्या है बेटा, जब हम किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, वो रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है, तो जितना रिएक्टेंट होता है वो हर पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तुरंत नहीं हो पाता है। पहली बात। दूसरी बात, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में उनका कोलिजन होता है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इस वजह से वो नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमें एक नया प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जितना जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है इफेक्टिव कोलिजन। कहने का मतलब यह होता है कि दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए, तो इसका रिजल्ट प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि यह तुरंत प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब यह होता है कि एक होता इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम, ये आपका कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में 1 सेकेंड में बहुत सारे मल्टीपल कोलिजन हो रहे हैं, जब ज्यादा कोलिजन होंगे तो फिर इफेक्टिव कोलिजन के भी चांस बढ़ेंगे। इफेक्टिव कोलिजन के चांस बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट के बनने के भी चांस बढ़ेंगे। तो हमारी जो यील्ड होगी वो हमारी मैक्सिमाइज की जा सकती है ना। कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ाई करने बैठ ही नहीं रहे हैं, तब तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ही जीरो है। हम पढ़ने बैठने लगे, तो हम 1 घंटा बैठे, तो हमने मान लो इफेक्टिव स्टडी करी 30 मिनट। हम 2 घंटा बैठे, तो हो सकता है हमने घंटे भर या 40 मिनट हमने इफेक्टिव स्टडी करी। हम 5 घंटे बैठने लगे, है ना, चेयर टेबल लगा करके, चलो भाई आज जम के स्टडी करेंगे। 5 घंटे बैठने लगे, तो हो सकता है कि हमने 1.5 घंटे 2 घंटे जम के पढ़ाई कर ली। तो जब ओवरऑल ड्यूरेशन आपकी स्टडी का बढ़ेगा, तभी तो इफेक्टिव स्टडी का भी ड्यूरेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे टाइम आप एक जैसे पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं। तो यही रीजन होता है कि जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो आपस में जब कोलिजन करें उनका होगा, तो सारे के सारे कोलिजन के वजह से प्रोडक्ट नहीं बच जाएगा। कुछ ही कोलिजन ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक है, उन्हीं को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। लेकिन ये तो तब होगा जब ढेर सारा कोलिजन होगा, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, तभी जाकर के वो प्रोडक्ट में कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है बेटा, ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इफेक्टिव कोलिजन को और मैक्सिमाइज कर सकें, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमारी मदद कर सकें? तो दो चीजें समझिएगा। जब भी हम लाइफ में कोई काम करने जाते हैं, तो हमें दो तरह की समस्या सामना करना पड़ता है, दो तरह की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। पहला,
प्रॉपर हमारे पास उस काम को करने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए, ऐसा मान लो। और दूसरा, हमें सही डायरेक्शन चाहिए कि उस काम को करने के लिए हम कौन से रास्ते पर चलें और किस तरह के हमें मेंटोर मिले, गुरु मिले, टीचर मिले कि हम उस रास्ते तक आसानी से पहुंच जाएं। इसी तरह से जब कोई केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होती है तो वहां भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तभी वो इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा, तभी वो एनर्जी का जो एक बैरियर होता है उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्जन अपने आप का कर पाएगा, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या प्रॉब्लम हो गई उसके पास, हर एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको चाहिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से, टोटल एनर्जी के नाम से, इन सब के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के बिना सही डायरेक्शन में कोलिजन अगर नहीं हुआ, मॉलिक्यूल आपस में सही तरीके से नहीं टकराए, तो भी वो जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमें चाहिए प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ढंग से पैसा और सही दिशा, तब जाकर के हम अपने टारगेट, अपने रिजल्ट की तरफ या अपने ड्रीम की तरफ हम अपने पहुंच पाएंगे। आगे बात समझ में? यही चीजें पूरी की पूरी इस कहानी में पढ़ने को हमें मिलेंगी। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें टॉपिक क्या होगा पढ़ने के लिए। यही छोटी छोटी बातें, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर क्या होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या होते हैं, कैसे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर कैटलिस्ट, या फिर प्रेशर, या फिर वॉल्यूम, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वही सारी स्टडी यहां पर करनी है। ठीक है। फिर जैसे ही हम देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, वहीं पर हमें पढ़ने को मिल जाएगा अरेनियस इक्वेशन। फिर उसके हमें इक्वेशन बनानी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, और बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो है छोटा टॉपिक, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, तो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सब लोग अच्छे से रेडी हो जाइए, है ना, खूब खुशी खुशी मन से बैठ जाइए। टॉपिक अच्छा है, सीखने समझाने के लिए भी बहुत कुछ है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा है। Explanation to this theory, for a reaction to occur, there must be effective collision between reacting molecule. अब मैंने आपको समझा दिया है, इफेक्टिव कोलिजन हम उसे कहते हैं जिस कोलिजन की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जो कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। कोलिजन तो बहुत तेरे होते हैं, लेकिन हर कोलिजन का रिजल्ट प्रोडक्ट नहीं हो जाता है ना। जब ढेर सारे कोलिजन होंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, और इस वजह से प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी बढ़ेंगे। बस इतनी सी कहानी है। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे स्मॉल जेड से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर गैसियस रिएक्शन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, अप्रॉक्स 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collision per second per meter cube. But only a small fraction of these collision are capable to convert reactant into a product. These collision are known as effective collisions. For effective collision, two condition must be satisfied, जो अभी मैंने आपको बताया। पहली कंडीशन क्या है कि reactant molecule must possess a minimum amount of energy. एंड सेकेंड वन इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन सही दिशा में हो, सही डायरेक्शन में हो, और उसके जितने भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एक सफिशिएंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तभी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ये हमारा आज का सीखने वाला पॉइंट रहा। आइए देखते हैं यहां पर। अब मैं आपको इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा, एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बच्चा आता है, और वो बच्चा नीट का बच्चा है। ठीक है, कोई नीट स्टूडेंट मेरे पास आता है और उसने बोला कि सर मुझे ना सिलेक्शन लेना है, मुझे बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये उस बच्चे का क्वेश्चन था मुझसे, है ना। मैंने कहा ठीक है बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसान है सिलेक्शन होना। लेकिन देखो यार, टोटल ना 180 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीट में टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 180 में से कम 160 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, तब आप एक प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लायक हो जाएंगे। ऐसा मैंने कहा, हालांकि अब तो कट ऑफ वगैरह वेरी करता रहता है, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको समझो, मैंने कहा 160 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट करने पड़ेंगे 180 क्वेश्चन में से, तब आप एक प्रॉपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं।
आपने बोला बहुत सही सर, ठीक है, आप एक काम करिए, मेरा ना एक छोटा सा टेस्ट ले लीजिए और उस टेस्ट के जरिए आप ये पता करिए कि मेरे अंदर कितना कैलिबर है, मेरे अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने कहा यार सुझाव तो बहुत अच्छा है, सजेशन तो बहुत अच्छा है, चलो ठीक है करते हैं भाई। तो मैंने फिर आपका एक टेस्ट लिया और उस नीट के बच्चे का टेस्ट लिया और उस टेस्ट के जरिए मुझे पता चला कि उस बच्चे ने टोटल 120 क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए। अब मैंने कहा 160 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन थे जिसे करेक्ट करके ही वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो सकता है, और उस बच्चे ने 120 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए मेरे पास आने के बाद, उस एग्जाम में अपीयर होने के बाद। ठीक है, फिर मैं उसे क्या बोलूंगा, आपको भी दिख रहा होगा अब क्या बोलना चाहिए। मैं उसे बोलूंगा बेटा अच्छा तो है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने इस हिसाब से, लेकिन हाँ अभी ना आपको कम से कम बेटा 40 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और है। अब ये 40 क्वेश्चन अगर आप और इसके बराबर की नॉलेज ऑन गेन कर लेंगे, आप तो आसानी से नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बेसिक मतलब मैंने उसको इक्वेशन के जरिए समझा दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब मुझे बताओ, मैंने कहा कि 120 क्वेश्चन का नॉलेज उसके पास था। इसी तरह से जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करने जाता है तो हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास अपनी खुद की होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा ना उस बच्चे के अंदर अपना नॉलेज था पढ़ाई को लेकर के, वैसे ही एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उसे बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। फिर मैंने क्या कहा, उस बच्चे को बेटा 40 क्वेश्चन और अभी हमें सही करना है। तो जो सक्सेस होती है बेटा ना, उसके जो ऊपरी छोर होता है उस पर भीड़ बहुत कम होती है। आप ये सोचो कि इसी 40 क्वेश्चन पे पूरी लड़ाई है। सारे बच्चे ना जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो टॉप कर रहे हैं उन सब के बीच में इसी 40 क्वेश्चन को लेकर जद्दोजहद है। 120 क्वेश्चन तो कोई भी सही कर पा रहा है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ना समझ रहा है वो कर ले जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, मैं इस 40 क्वेश्चन को, उस बच्चे को इस 40 क्वेश्चन सही हो जाए, इस उस काबिल उस बच्चे को बनाने के लिए उसके प्रॉपर क्लास रखना, टेस्ट लेना, इवेल्युएट करना, ठीक है, फिर दोबारा टेस्ट लेना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ढेर सारी चीजें प्रोसेस से गुजार करके तब जाके उसे 40 क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा। यानी कि उस बच्चे को मैं एक्टिव करूंगा, एक्टिवेट करूंगा कि वो नीट में सेलेक्ट हो पाए। इसी तरह से जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें अपनी खुद की जो एनर्जी होती है वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी, और जो बाहर से उसे एक्टिवेट किया जाता है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को या मिनिमम कट ऑफ को पार कर सके, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बेटा, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लैंग्वेज में बोलते हैं कट ऑफ। तो वो बच्चा कट ऑफ क्लियर करना चाहेगा, और आपको पता है कि हर साल नीट की एग्जाम में, जेई के एग्जाम में या बाकी भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होता है कि इससे ऊपर जो बच्चा पाएगा वो एलिजिबल है सीट ऑप्ट करने के लिए, इससे कम पाने वाले को कहा जाएगा कि आप ड्रॉप ले लो या फिर आपकी जैसी मर्जी है ना, यही तो होता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, किस चीज के लिए, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ये मिनिमम रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो बच्चों आपने क्या सीखा, आपने सीखा एक इक्वेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। आपने पहला ये सीखा, सबको समझ में आ गया बेटा, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए इसी चीज को हम ग्राफ में लेकर के देखते हैं। ये ग्राफ रहा, अब दो ग्राफ यहां पर बना है, एक एक्सो का एक एंडो का। रुकिए फिर मैं ये भी आपका कंफर्म कर दूं, एक्सो एंडो को ग्राफ को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए पहला इक्वेशन मैंने यहां फिर से लिख दे रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। डन है। आइए दूसरा इक्वेशन देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो बेटा दूसरा फॉर्मूला मैं आपको खुद से बोल रहा हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें और याद कर लें। ठीक है, अब यहां पर लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, सपोज दैट कोई रिएक्शन है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो यहां पर PCl5 से PCl3 एंड Cl2 का बनना इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, हम लिख दें कि PCl3 प्लस Cl2 मिलकर के PCl5 बना रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि यार ये तो बैकवर्ड की तरफ आप बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर के ये बनाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके लिए जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो EA बैकवर्ड कहलाएगी। पहले ये समझ में आ गया।
दूसरा डेल्टा एच से 11th में ही आप परिचित हो गए होंगे। डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और हर बच्चा ये जानता है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो दो तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव साइन के साथ और एक हो सकती है नेगेटिव साइन के साथ। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। और अगर पॉजिटिव हुई तो क्या कहलाएगी बेटा? पॉजिटिव होने पर क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गई बात इतना? अब मुझे बताओ बेटा, एकदम ईमानदारी से सोच के जवाब देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, परेशान मत होना, ये बाकी लेक्चर की तरह नहीं है। ठीक है, आप इसका पार्ट हो, आप जो बोलते चलोगे, आपको जो समझ में आ रहा है वही आगे आपके काम आएगा। मुझे बताइए, मुझे ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मुझे ना यहां पर देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड में क्या रिलेशन होगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देखो यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखनी है? मुझे नेगेटिव रखनी है बिना किसी डाउट के, क्योंकि एंथैल्पी की वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव ही होती है, तो वही रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे यह भी पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला तो ये होता है। अब मुझे बताओ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड का वैल्यू अपने पास 10 हो जाए और बैकवर्ड की वैल्यू 15 हो जाए, तो बताओ क्या आएगा? 10 माइनस 15, और 10 माइनस 15 क्या हो जाएगा? -5। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव में। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव यानी कि रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। तो मुझे बताइए, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रखने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या रिलेशन होगा? तो हमारे हर बच्चे को बोलना पड़ेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ये कम होगी और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ये ज्यादा होगी। क्योंकि अगर ये कम, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी तो कम माइनस ज्यादा इज इक्वल टू माइनस में आंसर आएगा, तभी तो डेल्टा एच माइनस में आएगा, तभी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो पाएगी। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से मुझे बताओ बेटा, अगर फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मुझे बताइए बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या रखना चाहिए? डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब मुझे बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कब हो पाएगी? बताइए बताइए। जब ये मान लो ये 10 है, ठीक है, या फिर इसको हमने 10 कर दिया और इसको हमने कर दिया केवल 5। बताओ, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू कम है, तभी तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू +5, तभी तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ऐसा तभी हो पाएगा जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये देखो, तो ये मैंने आपको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। इसी चीज का यूज हम करेंगे बेटा पीछे ग्राफ बनाने में। ठीक है, आइए देखते हैं अब हमें कैसे पता चला कि ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का है। ठीक है, जो भी है, मुझे तो नहीं पता, अभी देखते हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो, ये बेटा 0,0 वाला पॉइंट हो गया। ये जो एक्स एक्सिस है ये हमें बता रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कैसे कैसे रिएक्शन आगे चल रही है। ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रही है ये बता रही है एनर्जी के बारे में, ये पूरा पूरा एनर्जी कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है बेटा, जब आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होगी 100% ना, वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहलाएगी। तो मुझे बताओ, इस 0 से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, क्या आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये एक इंटरनल एनर्जी है? सही बात है। ठीक है, रुको मैं ना इसको एकदम अलग से आपको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले तो एक्सो एंडो का ग्राफ सीखो, ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ करते हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, मैंने क्या बोला, एक ग्राफ मैंने ना ऐसे ही रैंडम ग्राफ ऐसे बना दिया। मुझे नहीं पता है एंडो का बना एक्सो का बना, आपके साथ साथ हम करेंगे और आपके साथ साथ सीखेंगे। तो हम ये समझो कि हम दोनों 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, ग्राफ से बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, मुझे बताओ, देखो पहले क्या करना है, इस ग्राफ को ना पहला काम क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, हो गया डिवाइड। यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो एक रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतने में रिएक्टेंट डोमिनेट होगा और यहां से यहां के पार्ट में क्या डोमिनेट करेगा बेटा? प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हो गया। अब मुझे बताओ, ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, यही होना चाहिए। मुझे बताओ बेटा, देखो रिएक्टेंट यहां से यहां तक की बात चल रही है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये देखो यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे?
इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे, हाँ या ना बोलो, यही बोलेंगे। ठीक है, अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से थी, हमने क्या किया, रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, ये चीज क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। और आपको पता है आप इसे और क्या लिख सकते हैं, आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, तो इसे ये भी बोल सकते हैं, तो मैं वही लिख दे रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटरनल प्लस, अभी मैंने आपको सिखाया इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही सिखाया ना आपको। तो इंटरनल प्लस एक्टिवेशन बराबर थ्रेशोल्ड, तो ये जो आपको दिख रहा है वही क्या है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर हो गया, ये जो लाइन दिख रही है, यानी कि कट ऑफ वाली लाइन हो गई, यानी कि इतना मिनिमम एनर्जी होगी तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट हो पाएगा, रिएक्टेंट कूद के प्रोडक्ट बन जाएगा, तभी हो पाएगा। ठीक है ना। तो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको, जैसे होता ना कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उस कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, वैसे इस इक्वेशन में इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा, इंटरनल प्लस एक्टिवेशन का ऐसा आपको कॉम्बिनेशन शो करना होगा कि रिएक्टेंट अपने आप उस बैरियर को क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाए, यानी कि प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, चलिए इधर की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां से यहां तक की एनर्जी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, और यहां से यहां तक की एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा आपको, ये कहलाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ दूसरा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यही पढ़ा ना बच्चों। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू कम है। सोचिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, मान लेते हैं कि ये कितना है 15, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितना है 5, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितना होगा 5 माइनस 15 इज इक्वल टू -10, और माइनस यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव में वैल्यू आने का मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ है। ऐसे हमारा बच्चा ग्राफ में हर चीज सीख जाएगा, वो अब ग्राफ देख के बताने लगेगा कि कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का यूज करके मैंने ग्राफ बनाया। अब मुझे ये ढूंढना है, चलो बेटा आप लोग भी दिमाग लगाओ, बताओ इस ग्राफ में डेल्टा एच कहां रिप्रेजेंट करूं मैं, कहां है डेल्टा एच। आपको पता है डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, यही फॉर्मूला होता है। तो इतना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इतना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, तो दोनों का डिफरेंस कहां पर आएगा, जरा जरा सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, दोनों का डिफरेंस कहां देखने को मिल रहा है, देखो ए लाइन और ये लाइन, इतना ही तो डिफरेंस है बेटा दोनों में, समझ में आ गया अच्छे से बात। ठीक है, इतना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, इतना है फॉरवर्ड, तो डिफरेंस कितने का आया, इतने का आया, और यही डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये देखो हमने अब इस ग्राफ में मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको। ठीक है, ये पूरा जो वाई एक्सिस है किसके बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में, ये एक्स एक्सिस किसके बारे में बताएगा, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बता रहा है ये। ठीक है, और फिर यहां पर इतना पार्ट रिएक्टेंट का, इतना पार्ट प्रोडक्ट का, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, ये है रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, ये है प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड की ज्यादा है, फॉरवर्ड की कम है। इस तरह से हमने साबित कर लिया, प्रूव कर लिया कि ये डेल्टा एच की वैल्यू इसमें पक्का नेगेटिव आने वाली है, रिएक्शन 100% एक्सोथर्मिक बनेगी, तो रिएक्शन को एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रीट करना है इस ग्राफ को। तो ग्राफ से इक्वेशन निकालना आ गया हमारे बच्चों को। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, कल को इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने जाए और यहां पर वैल्यूज दे दे, जैसे यहां पर 60 दे दिया, यहां पर 30 दे दिया, और बोले कि डेल्टा एच की वैल्यू बताओ, फटाफट से बता देना। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू देगा, दोनों ऐड करके थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बता देना, हो जाएगा ना आसान। ठीक है, चलिए अब हमारा बच्चा बनाएगा एंडोथर्मिक का ग्राफ। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसे बनता है भाई, चलिए कैसे बनाया जाए, देखो ये ऐसे हमने बना दिया, आइए अब इसको प्रूव करते हैं। मैंने बहुत बेसिक सा ग्राफ बना दिया। अब मुझे बताइए पहले क्या काम करें, पहले ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लें, इतना पार्ट हमारा हो गया रिएक्टेंट और इतना पार्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट, डन, पहला काम फिनिश। चलिए अब बताइए
यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही बोला जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड बोलेंगे। ठीक है, फिर इंटरनल प्लस एक्टिवेशन बराबर क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब उसके बाद इधर आ जाइए, प्रोडक्ट साइड में आ जाइए। तो बताइए यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाए? ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या बोला जाए? इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ रखा है बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है? फॉरवर्ड की वैल्यू इतनी है, बैकवर्ड की वैल्यू केवल इतनी है, मतलब फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है। अब सोचिए इसकी वैल्यू ज्यादा है, मान लेते हैं ये 10 है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। और डेल्टा एच की वैल्यू किस में आ गई? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया बेटा? रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। डन, समझ में आ गया? अब मैं बच्चों कह रहा हूं कि मुझे इसमें डेल्टा एच ढूंढना है, डेल्टा एच कहां पर है? तो आप बोलोगे डेल्टा एच का फॉर्मूला तो ये होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। मैं बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इतना है और बैकवर्ड इतना है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? तो वो आपको भी दिख रहा होगा कि देखो यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी दिख रही है, ये वाली, ये पूरा, ये है हमारा डेल्टा एच। क्या कहते हो? आ गया समझ में? मजा आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, यही पूरा का पूरा बेटा इस ग्राफ में लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। अब आते हैं, दो वैल्यू की बात बार बार हुई, एक हुई थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात, एक हुई एक्टिवेशन एनर्जी की बात। इंटरनल एनर्जी भी इंक्लूड की गई थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी के बारे में से बताने के लिए कुछ नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल में, एटम में, एलिमेंट में, कंपाउंड में जो सारी की सारी एनर्जी का सम होता है इंटरनली जो पाया जाता है, वो सब इंटरनल एनर्जी के सेगमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी आगे क्या लिखा है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक नहीं पहुंचेगा, और उसको वहां पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, वो स्टूडेंट तब तक सेलेक्ट नहीं हो पाएगा जब तक वो 40 क्वेश्चन का गैप नहीं फुलफिल कर लेगा। और 40 क्वेश्चन का गैप यानी कि उसको एक्टिवेट करने वाली एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। डन, ठीक है, और मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंप्लीट अ रिएक्शन नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये सारा ग्राफ मैंने आपको उधर बना के दिखा दिया, अब यहां बनाने की जरूरत दोबारा से नहीं है, वहीं से सारा आपको रेफरेंस लेना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। मैंने आपसे क्या कहा? एक रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहा है, एक केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट होना चाह रही है, तो उसे दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, यानी कि उसके सामने आने वाली दो अड़चनें, दो बाधाएं पार करनी पड़ेंगी। पहली बाधा यह है कि उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहे, जेब में ठीक ठाक पैसा रहे। दूसरा क्या है? पैसा होने के बाद भी कभी कभी लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, सही उनको मेंटोर नहीं मिल पाते, सही टीचर नहीं मिल पाते, सही गुरु नहीं मिल पाते, और वो भटकते रहते हैं, फिर पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, और लौट के बुद्धू घर को आए और सब बर्बाद। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि एक प्रॉपर एनर्जी रखने वाला रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर सही ओरिएंटेशन के साथ आपस में कोलाइड नहीं करेगा तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं, छोटा सा डायग्राम बना के। यहां पर मैंने एक फंडामेंटल, एक बेसिक सा रिप्रेजेंट करने के लिए रिएक्शन लिखी है, A2 + B2 गिव्स 2AB। ठीक है, आप मान लेते हैं कि A2 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। ठीक, A2 का मॉलिक्यूल कैसा है? ऐसा है, ये A2 का मॉलिक्यूल है, A और A। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास B2 का, ये B और B, B2 का मॉलिक्यूल हो गया। दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड कर रहे हैं दो तरीके से। ठीक है, देखो पहला जो कोलिजन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ये हो गया A2, और दूसरे जो अपने पास हैं वो B2, ऐसे कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोलिजन हुआ इनका। तो पहला तो ओरिएंटेशन ये हो गया कोलिजन का। दूसरा कैसा हुआ? ये देखो, ये रहा A2 और ये रहा B2। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा,
दोनों में से आपको कौन सा कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है? कहां पर आपको लग रहा है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा सरफेस एरिया आपस में उनका टच हो रहा है? कहां पर कोलिजन आपको इफेक्टिव लग रहा है? सेकंड वाले में। इसमें तो केवल देखो ये स्फीयर इस स्फीयर से ही कनेक्ट हो पाया है, यहां पर देखो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं, है ना? मतलब कहने का मतलब ये ए बी से इस तरह से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन सेकंड वाले में है। तो ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये आपको प्रॉपर रिजल्ट या प्रॉपर प्रोडक्ट का नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में कैसे पिक्चराइज करना है समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका कोर कॉन्सेप्ट। नीचे क्या लिखा है? कोलिजन थियरी is only applicable for बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। केवल और केवल गैसियस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, केवल और केवल बायोमोलिकुलर जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए ही कोलिजन थियरी एप्लीकेबल है। बायोमोलिकुलर का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बायोमोलिकुलर का मतलब ऐसे मान लो, देखो बायोमोलिकुलर का मतलब जैसे मान लो कि हो गया N2 प्लस O2, तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, आपस में इनकी रिएक्शन हो जाएगी, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, ऑल्सो एप्लीकेबल इज फॉर सॉल्यूशन ऑफ मॉलिकुलर रिएक्शन। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है लेकिन वो मॉलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि कंपाउंड के लेवल पे रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी कोलिजन थ्योरी एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए अभी आगे देखते हैं बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए गिव्स बी। देखो ए गिब्स बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो है 100 किलो जूल पर मोल, यूनिट हमेशा ध्यान रहे। दूसरा है हीट ऑफ रिएक्शन इज 20 किलो जूल, और डेल्टा एच कितना है बेटा इसका? 20 किलो जूल पर मोल। कह रहा है फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बी गिव्स ए। आप मुझे बताओ बी गिव्स ए का मतलब क्या हुआ? इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया गया है ना। अगर ये ए से बी जाना एक फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे बताइए बेटा फिर बी से ए जाना एक बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं? हाँ या ना? करेगा ना। यानी कि रिएक्शन को रिवर्स किया गया है, यानी कि बैकवर्ड हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम लिखेंगे अपना चुपचाप फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ये आपका आंसर, मतलब ये आपका फॉर्मूला हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, द हीट ऑफ रिएक्शन इज 20 किलो जूल, तो यहां पर हमने लिख दिया 20। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड आपको गिवन है कितना? 100। ठीक है, किलो जूल में ही है सब कुछ, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात ना? ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन एक्स गिव्स वाई एंड सी प्लस डी द एक्टिवेशन एनर्जी इज 48। अब देखो जो रिएक्शन दी गई है इसके लिए जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, 48 किलो जूल पर मोल। फॉर द रिवर्स रिएक्शन यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू 74 किलो जूल पर मोल। देन कैलकुलेट डेल्टा एच। तो डेल्टा एच तो बेटा आप निकाल लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड की वैल्यू जल्दी जल्दी बताना, 48, और बैकवर्ड की कितनी है? 74। ठीक है, तो जब आप डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। ये लिख रहा हूं 74 माइनस 48 करके देखो इसमें कितना आ जाएगा? 6 यहां आ गया और ये 642 ये आ गया -26, तो -26 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताइए बेटा कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, और यही वो पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी? तो एक्सोथर्मिक हो गई। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं। हाँ चलिए, वो कंप्लीट हो गया बेटा अपना। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और यही कोलिजन थियरी का लास्ट सेगमेंट है हमारा। ठीक है, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ केमिकल रिएक्शन वो एक लार्ज सेगमेंट है, बाकी सब इजी हैं। थोड़ा सा कैटालिस्ट पे फोकस करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखिए, वैसे तो जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको सारे उन फैक्टर्स के बारे में बता दिया था जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिर यहां दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं?
ताकि हम उसको थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन देख सकें, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर सकें, बस इस वजह से। देखिए पहले क्या लिखा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आपको पता है बेटा कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, अगर वो क्या, उसके बारे में क्या क्या हमें जरूरी है जानना। पहला, हमारा जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसका नाम है N2, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। एक रिएक्टेंट हमारे पास O2, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है। एक रिएक्टेंट हमारे पास है H2, ठीक है, वो ऐसे मतलब ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आपने देखा ना कि जैसे जैसे बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होगा, वैसे वैसे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। इस वजह से वो अगर लेट में ब्रेक होगा तो लेट में रिएक्ट करेगा, तो लेट में प्रोडक्ट बनाएगा। तो रेट पे अफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिएक्टेंट का जो स्टेट ऑफ मैटर है, फेज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा रिएक्टेंट अगर गैसियस रिएक्शन है, अभी पीछे आपने देखा कि गैसियस रिएक्शन के लिए कोलिजन थियरी 10⁻25 से लेकर के 10⁻28 कोलिजन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कि इतना हाई रेट से गैसियस रिएक्शन चलती हैं या होती हैं, है ना। तो अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट है तो वो फास्ट रिएक्ट करेगा, लिक्विड है थोड़ा स्लो होगा, और सॉलिड है तो बहुत स्लो होगा। तो फेज या फिर हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर ऑफ रिएक्टेंट एंड बॉन्डिंग पैटर्न या बॉन्डिंग नेचर इन द रिएक्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी रिएक्टेंट टू अफेक्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपने पास है फिजिकल स्टेट, जो मैंने आपको बताई दिया। फिर आते हैं साइज ऑफ रिएक्टेंट। देखिए साइज ऑफ रिएक्टेंट, सपोज दैट आपने एक चारकोल ले लिया, ठीक है, कोयले का टुकड़ा मान लो यार, ठीक है, या कोई चारकोल ले लिया, वो सॉलिड के फॉर्म में है, आपने क्या कर दिया, उसे पाउडर के फॉर्म में क्रश कर लिया। अब पाउडर के, देखो चारकोल का छोटा सा टुकड़ा एक इतना सा एरिया कवर करेगा, लेकिन अगर उसे हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी छोटी हो गई। अब मान लो हमने उसका पेस्ट बना दिया, थोड़ा पानी डाला, सॉल्यूशन मिलाया, अब देखो और ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट ने उसके पार्टिकल की साइज को और छोटा कर दिया होगा। तो आपने क्या देखा कि साइज ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपके पास जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करने जा रहे हैं उनकी साइज जितनी छोटी होगी, ठीक है ना, वो उतना लार्जर सरफेस एरिया कवर करेंगे, और लार्जर सरफेस एरिया कवर करेंगे तो आसानी से वो एक ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर दो बातें आ गई, साइज को हम डायरेक्टली किससे कनेक्ट करेंगे, सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल अगर ज्यादा है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन देखो ऐसे समझना है, अगर मान लेते हैं कि कोई हम दो रिएक्शन करा रहे हैं, एक में 1 मोल हमने रिएक्टेंट ले लिया, एक में 10 मोल रिएक्टेंट ले लिया। जिसमें 10 मोल रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही ज्यादा है। जब मॉलिक्यूल का अमाउंट ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। फिर उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर ज्यादा कोलिजन होंगे तभी तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, तो प्रोडक्ट के बनने के चांस ज्यादा। आगे बात समझ में, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से अफेक्ट करेगा वो मैंने सब आपको समझा दिया, जो भी यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर के बारे में वही जो भी बात करी वही हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कब बढ़ेगा, जब ढेर सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक ही जगह इकट्ठा होने लगेंगे। अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा यानी कि वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनने के चांस होंगे उसके, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं टेम्परेचर। देखिए रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एंडो एक्सो का मतलब तो समझते हैं ना आप, जैसे किसी रिएक्शन में जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक है, और अगर किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो एनर्जी का सोर्स क्या है, टेम्परेचर, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 100% बढ़ेगी। एक स्टडी और कई सारे एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे ये पाया गया है, एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचे हैं, वो ये है कि जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री रेज करते हैं, 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं,
तो रिएक्शन की जो रेट होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है, 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले कोई एक रिएक्शन थी और वो रिएक्शन 30 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी हो रही थी। हमने अचानक से क्या किया, हम लैब में एंटर किए और हमने उस रिएक्शन की जो वहां पे टेम्परेचर था सराउंडिंग का या फिर उसका मीडियम का, हमने उसको 30 से 40 कर दिया, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। जैसे ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, उस रिएक्शन की रेट डबल हो गई, 2 गुना रेट से वो रिएक्शन खत्म होने लगी, कंप्लीट होने लगी, पूरी होने लगी, या फिर 3 गुना हो गई। ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। ठीक है बेटा, यही इसके बारे में लिखा हुआ है यहां तक पूरा का पूरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या टर्म होता है। ठीक है, पहले तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं आपके लिए, आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड ब्रैकेट म्यू रेज टू द पावर, यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई 10, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या हम ऐसा लिख सकते हैं आर न्यू इज इक्वल टू आर ओल्ड 2 रेज टू द पावर डेल्टा टी बाई 10, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। देखो पहले क्या था, टेम्परेचर कुछ था, बाद में हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, यानी कि डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या, मतलब वैल्यू क्या होगी, डेल्टा मतलब T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई T1। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं T फाइनल माइनस T इनिशियल कह सकते हैं इसको। ठीक है, हमें पता है हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन डबल होती है, वही मैंने इसीलिए डिवाइड बाई 10 लिखा है, इसीलिए यहां पर 2 लिखा है। अगर किसी रिएक्शन में, किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्रिपल्ड, या 3 टाइम्स हो जाती है, तो यहां पर हम 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में मेंशन ही ना हो कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है या 3 है, तो आप अपने आप से क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ही ना गिवन हो, तो T1 आपको हमेशा क्या मानना है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान लेना है। आगे बात बच्चों समझ में? ठीक है, ये क्या है, पहले कितना रेट था, बाद में कितना रेट हो गया जब आपने टेम्परेचर चेंज किया। तो ये फॉर्मूला हमारा हर बच्चा याद रखेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये क्या है, T1 या T इनिशियल, और ये क्या है, T फाइनल। तो इन दोनों की मदद से क्या आ जाएगा, डेल्टा T। फॉर्मूला क्या बनेगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल कितना है, 60, और T इनिशियल कितना है, 10। तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 50 आ जाएगी। ठीक है, आ गई ना डेल्टा T की वैल्यू। अब आते हैं फॉर्मूला, कह रहा है कि देन हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो हम लिखेंगे रेट न्यू, चूंकि टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट तो बढ़ेगी, तो रेट न्यू इज इक्वल टू रेट ओल्ड इनटू 2 रेज टू द पावर डेल्टा T बाई 10। ठीक है, तो हम आर न्यू रेट जो हमारी हो जाएगी ओल्ड रेट के रेस्पेक्ट में, कंपैरिजन में, ठीक है, या उसके प्रोपोर्शन में हम क्या देखेंगे, 2 डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 50 बाई 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर बच गया 5। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर ओल्ड इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया आपका न्यू रेट हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 32 टाइम्स। तो 32 आर ओल्ड इज इक्वल टू आर न्यू। ठीक है, तो आपकी जो नई रेट होगी बेटा, पुराने वाले रेट से 32 टाइम्स फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना, 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल हो गई, और 10 डिग्री बढ़ाया तो फिर और डबल हो गई। इस तरह से करते करते हमने फॉर्मूला लगाया, 32 टाइम्स आपकी रिएक्शन बढ़ चुकी है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगला क्वेश्चन, रिएक्शन कैरीड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि ये रिएक्शन आपकी क्या है, टी इनिशियल, इट्स टी इंक्रीजेस, यानी कि क्या बढ़ा दिया हमने, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पर ना बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको परेशान करेगी। दो लैंग्वेज इसमें आती है, पहले 2 लैंग्वेज इसमें यूज होती है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज्ड टू
एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई, अगर कहीं पर दिया गया है टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई, यानी कि ये बेटा अपने आप में ही क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। यानी कि ये वैल्यू डेल्टा टी किसकी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, डेल्टा टी की है, यानी कि यहां डेल्टा टी 40 दिया गया है। लेकिन अगर यहां पर देता कि टेम्परेचर इंक्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल तो ऑलरेडी 25 दिया गया है, तो हम क्या निकालते, डेल्टा टी, तो हम निकालते 40 माइनस 25 निकालते, 15 आ जाता। आगे बात समझ में, ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई जगह आते हैं जहां लिखा रहता है टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई, जैसे देख लेना टेम्परेचर इंक्रीज बाई बोल देना तो डेल्टा टी की वैल्यू है, और जब डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया गया था। अरे हमने चेंज ही दे दिया ना यार, पहले कुछ भी रहा हो, हमने 40 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दिया, बात खत्म। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताओ 40 का चेंज हुआ है तो बताओ सच में फाइनल टेम्परेचर क्या रहा था, तो भी बता लोगे आप क्या लिखोगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, यही तो करोगे ना। इसका मतलब पहले 25 था, 40 का चेंज हम लेके आ गए तो 65 कर दिया होगा, यानी कि टी फाइनल इज 65 डिग्री। तो इसी का लैंग्वेज ये भी लिख सकते थे कि टेम्परेचर इंक्रीज टू 65 डिग्री, यानी कि पहले 25 था, बाद में हमने 65 कर दिया, तो भी तो चेंज कितना आया, 40 आया। या फिर लिखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज बाय 40, तो ये अपने आप में ही चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इतना मैंने डिटेल में इतनी देर तक समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी क्वेश्चन में आप ये गलती तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए डेल्टा टी आ गया बेटा, अब क्या लिखेंगे, रेट न्यू इज इक्वल टू रेट ओल्ड, और यहां क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10, तो 40 अपॉन 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कट गया, 0 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। तो जो हमारी न्यू रेट होगी बेटा, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो पुराने के कंपैरिजन में 16 टाइम्स फास्ट हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्नियस इक्वेशन। अब देखो टेम्परेचर का इंपैक्ट किसी भी गैसियस रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन पे कैसे पड़ता है, इस बात को बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से अर्नियस साहब ने एक्सप्लेन किया। तो हमारा पूरा फोकस होगा अर्नियस इक्वेशन को समझने में, उसका ग्राफ ड्रॉ करने में, उसका इक्वेशन बनाने में, और किसी लगभग सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर केमिस्ट्री एज अ पार्ट उसमें पूछा जाता है, अर्नियस इक्वेशन पे हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पहले कोर इक्वेशन सबको ध्यान में रखना है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पर k क्या है आपका रेट कांस्टेंट, a क्या है यहां पर, a इज द अर्नियस कांस्टेंट, या इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका e वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल है, ये इससे पहले लिखा गया तो ये हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। हमेशा टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखनी है, और अगर हम यहीं से K बाई A कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E रेज टू द पावर, यहां लिख देते हैं K बाई A अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा E रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां पर K बाई A क्या है एक्चुअल बेटा, K बाई A देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज K बाई A, तो वैसे तो ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है, क्या है, बोल्ट्जमैन फैक्टर। दूसरी बात ध्यान रखना, ठीक है, ये जो K बाई A है ये बताता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1000 मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए, 1000 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए, उन 1000 में से 600 मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो आपको देखना है कि 600 तो क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, डिवाइड बाई 1000 हमने टोटल लिए थे, ये इसी फ्रैक्शन को बताता है कि टोटल में से कितने मॉलिक्यूल हैं जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लायक बन चुके हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है। यही है अपना K बाई A, मेरे हिसाब से समझ में आ गया सबको। अब आते हैं अर्नियस इक्वेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। आपने लिखा K इज इक्वल टू A ई रेज टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है। अब यहां पर केस 1, बिना आगे बढ़े मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। क्या होगा, सवाल सुनना ध्यान से, क्या होगा इफ एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स 0, क्या होगा बताइए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो आप 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है 0 डिवाइड बाई x हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EA अपॉन RT, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। किसी के पावर 0
वो क्या हो जाएगा सब 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में k क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट हमारे अरहेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ऐसे केस में बेटा इंपॉर्टेंट क्या है कि चूंकि a कांस्टेंट है तो k की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि k की यूनिट भी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब यूनिट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि जो k की यूनिट होगी उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए वही यूनिट a की बन जाएगी। इतनी बातें समझनी है बेटा, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा पॉइंट यहीं पर, इफ टेम्परेचर इज इंफिनिटी, क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंफिनिटी ले लें, ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर टेम्परेचर इंफिनिटी ले लोगे तो आप इंफिनिटी से किसी को डिवाइड कर रहे हो तो आपने x को इंफिनिटी से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और ऐसे केस में ये पूरा 0 तो e रेज टू द पावर -0 या 0 इज इक्वल टू 1। अगेन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, k इज इक्वल टू a हो जाएगा, है ना। ये दोनों केस हमारे हर बच्चे को याद रहना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। इन पे डिफरेंट एग्जाम में, आपके रिसेंटली आपके नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे, इसी में पुट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके डेरिवेशन वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस e अपॉन RT। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम होने की वजह से हम दोनों साइड का लॉग लेंगे, लेकिन कौन सा लॉग लेंगे, लॉग बेस 10 लें या लॉग बेस e लें, क्या इसमें ज्यादा सही रहेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा लॉग बेस e ले लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज पता होगा बेटा कि जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं लॉग बेस 10 और वैल्यू 10 तो वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह से लॉग बेस e और वैल्यू e 1, यानी कि जिसका लॉग निकालना है अगर बेस भी उसी का यूज कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा, वैल्यू हमेशा उसकी 1 आएगी। तो चूंकि यहां पर e ऑलरेडी है तो लॉग बेस e लेने में ही हमारी समझदारी है। चलो शायद हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम यहां पर ln लेंगे, log बेस e को हम लोग क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई R इंटू 1 अपॉन टी, ठीक है। ये ग्राफ बन के हमारा बेटा, ये मतलब सॉरी इक्वेशन बन के तैयार, इसी पर हमें बनाना है ग्राफ। इसको स्ट्रेट लाइन जो भी अपना इक्वेशन है उसी से हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा c, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो स्लोप है उसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, आगे नेगेटिव लिखा हुआ है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पर ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और x एक्सिस पर आपने लिया है क्या, 1 अपॉन t लिया है, ठीक है। और y एक्सिस पर आपने क्या लिया है, ln k लिया है बेटा, ठीक है। अब आप बताइए कि यहां y एक्सिस को 0,0 से जितने डिस्टेंस पे कट किया जाता है वहां से लेके यहां तक की दूरी को इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ln a। स्लोप नेगेटिव है यानी कि नीचे की तरफ आएगा, ऐसे कर देना है। यही हमारी वैल्यू किसकी है, स्लोप की। इसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस EA अपॉन R, ठीक है। ये ग्राफ बेटा हमारे हर बच्चे को ध्यान रहे, ठीक है, इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ln k वर्सेस 1 अपॉन t कर्व हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप, है ना। ये हमारा इसका लैंग्वेज के फॉर्म में, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में इस ग्राफ को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां है फॉर अ रिएक्शन log बेस 10k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1 अपॉन t। तो थोड़ा सा रुक करके पहले एक और हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने पीछे क्या लिखा, ध्यान से देखो, ln k और ये वाला, तो पहले इसको लिख देते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन t, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है बेटा ln का मतलब क्या होता है, log बेस e। तो आपको ये भी मैंने सिखा रखा है कि log बेस e x, या फिर इसी को हम बोलते हैं ln x। अगर कहीं पर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, log बेस 10 में। तो इसको लिखेंगे 2.303 log बेस 10x, ठीक है। ये कन्वर्जन हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए log के बारे में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इस। आइए फिर इसी को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा log बेस 10 2.303 log बेस 10k इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10a माइनस EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन t। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दे रहा हूं, इसको भी 2.303 से डिवाइड,
इसको भी 2.303 से डिवाइड और इसको भी 2.303 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 1/t है अलग से। ठीक है, तो बताओ ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन गई, log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 r इंटू 1/t। देख लो, बहुत प्यारा सा एक और इक्वेशन हमारे सामने आ गया। और इस इक्वेशन पर भी हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ वैसे बनेगा, y ये हो जाएगा, mx ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, अब बताइए यहां पर y एक्सिस पर क्या हो जाएगा, log बेस 10k। ठीक है, और x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। ठीक है, 1/t। और फिर स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो नीचे की तरफ चलेंगे। ये हमारी वैल्यू हो गई स्लोप की, और वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस EA/2.303 इंटू आर। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार, log बेस 10a हो जाएगी। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, ये ग्राफ बना के मैंने तैयार कर दिया। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरे पास जो ग्राफ अभी आया उसी के बारे में बात कर रहा हूं। log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 r इंटू 1/t। ठीक है, यही हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो यार, हमारा टेम्परेचर T1 था, तो उस पे ना रेट कांस्टेंट K1 था। ठीक है, अब क्या किया मैंने, मैंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं ना, log बेस 10a, फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, log बेस 10a माइनस EA/2.303 r इंटू 1/t। अब देखो, हमने टेम्परेचर को कर दिया T2, पहले कितना था T1, टेम्परेचर कर दिया T2, तो रेट कांस्टेंट हो गया K2। क्यों, क्योंकि हमारा हर बच्चा इस बात को जानता है कि रेट कांस्टेंट दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर वाला। देखो, टेम्परेचर बदला, रेट कांस्टेंट बदला, टेम्परेचर बदला, रेट कांस्टेंट बदला। ठीक है ना, अब हम क्या कर दें बेटा, बताओ हम क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में, हम कर सकते हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अगर माइनस हम कर सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी लिखेंगे, log बेस 10k2 माइनस log बेस 10k1। एक साइड एक तरफ और दूसरी साइड का लिखते हैं। बताइए यहां पर क्या आ जाएगा, log बेस 10a माइनस EA/2.303 r इंटू 1/t2 माइनस। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना है, तो जाएगा माइनस log बेस 10a, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA/2.303 r 1/t1, यही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहां भी log बेस 10a है, ये log बेस 10 है, ये कैंसिल आउट हो गया ना यहां से। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 k2/k1। ठीक है, और इसको हम क्या, यहां से EA/2.303 r क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, माइनस 1/t2 ये बचा। ठीक है, और इधर क्या बचा अपने पास, प्लस 1/t1 बचा। ठीक है ना, ये बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें बेटा, ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, log बेस 10 k2/k1 इज इक्वल टू, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, माइनस EA/2.303 r, तो माइनस तो चला गया, तो ये हो गया 1/t2 माइनस 1/t1। ये देखो बन गया आपका इक्वेशन। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आने हैं, सबसे ज्यादा इसी से आएंगे। ठीक है, अब इसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे मान लीजिए K1 को ऊपर K2 को नीचे कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, दूसरा इस माइनस को अगर अंदर लेके जाए तो T1 वाला पार्ट हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से नीट के एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा गया है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई यहाँ पे, फॉर रिएक्शन log बेस 10k प्लॉटेड अगेंस्ट 1/d इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप -6000, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन।
बेटा जी अब देखो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, है ना, फिर से पूरा डिराइव करके आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए कैसे, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। पहला पॉइंट, तुरंत आपने ln लिया तो हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं जानबूझ के पीछे से रेफरेंस नहीं ले रहा हूं ताकि आपको आदत पड़े ये सब जल्दी करने की, आपको डर ना लगे। ln को हटाना है, log में चेंज करना है, तो हो जाएगा log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 r इंटू 1 अपॉन टी। डन, यही होगा। इसने भी यही बोला है, log बेस 10 k वर्सेज 1 अपॉन टाइम, log बेस 10 k वर्सेज 1 अपॉन टाइम। ऐसे में स्लोप क्या होगा, हमारे हर बच्चे को दिख रहा होगा, यही स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू आ गई भैया, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इज इक्वल टू, और स्लोप की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, -6000, -6000। तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ई ए की जो पहली वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 6000 इंटू 2.303 इंटू आर। ठीक है, अब उसने बोला कि किलो कैलोरी में बताना है ना, तो आपको आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो आर की वैल्यू हम हर बच्चे को पता हो, हमारे पहली वैल्यू होती 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। लेकिन चूंकि एग्जाम में ये वैल्यू बड़ी पड़ेगी तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा यहां पर और कुछ लिखने वाला है, उसी को पता है क्या लिखते हैं हम लोग, 1/12। आपको वैल्यू बिल्कुल आसान। अब सोचो इतना लिखोगे या 1/12 लिखोगे, आपको खुद पता चलना चाहिए, हाँ यार 1/12 लिख के हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी वैल्यू लिख रहा हूं बेटा जी आपके लिए 8.314, यहां पर क्या लिखा जाएगा, जूल, है ना, किसमें लिखेंगे, जूल, और पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 8.314 भी एग्जाम में लिखने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा टफ है, इसको हम चेंज कर लेंगे 25/3 में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वैल्यू, वो क्या है 1.98 या अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो बेटा मैंने पूरे आर की वैल्यू लिख दी है। अब आपको जैसी जरूरत पड़े, हालांकि इस चैप्टर में ये वाला तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, इन दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है। आप लिखिए यहां पर आर की वैल्यू लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 × 10⁻³ क्योंकि किलो कैलोरी में पूछा गया, कैलोरी में नहीं पूछा गया। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आपका आके एकदम तैयार। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चा जी। चलिए आगे बढ़िए। फॉर अ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, rate of reaction become 8 times when temperature of reaction is increased from 27 to 57. Determine energy of activation in kilocalorie per mole. ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया गया है, R2 is equal to 8 times of R1. ठीक है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि K2 is equal to 8 times of K1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर T1 कितना है 27, और आपको पता है बेटा कि अरेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर हर जगह केल्विन में ही रखा जाएगा। इवन आपको इस पूरे चैप्टर में टेम्परेचर केल्विन में ही यूज करना है। तो 27 में हम क्या ऐड कर देंगे 273, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 केल्विन। इसी तरह से T2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसमें आ जाएगा 57 प्लस 57 के आगे क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए फिर यहाँ कितना हो जाएगा 330 केल्विन आ जाएगा। तो हमने K1 और T1 और T2 की वैल्यू बता दी। अब हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए, जो पीछे लिखा था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/, देख लो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रख रहा हूं, ठीक है, आपको पता रहे ये वाला। ठीक है, log 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। यहाँ क्या लिखेंगे 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए K2 की वैल्यू क्या है बेटा 8K1, तो ये हो जाएगा log 8K1 डिवाइड बाई K1। तो K1 से K1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू EA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस में फाइंड आउट करनी है भाई, किलो कैलोरी में। तो R की वैल्यू आपको रखना आना चाहिए, अभी आपको सिखा दिया R की वैल्यू, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 1/T1, T1 की वैल्यू कितनी है अभी क्या बताया 300, माइनस 1 अपॉन कितना रखेंगे 330 रख देंगे।
ठीक है। अब यहां से आपको देखो ये log 8 है, log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 log 2 हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। और 0.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0.9। तो ये पूरी वैल्यू 0.9 आ जाएगी। बाकी सारी वैल्यूज आप अपनी जगह पर पुट करिए, ये की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया। मैं आपको तरीका बता सकता हूं, फॉर्मूला यूज करना बता सकता हूं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना बता दिया, कैलकुलेशन और पार्ट प्योरली आपका काम है, वो आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन K320/310 वुड बी मैक्सिमम। पहले इसका मतलब समझिए क्या है, क्या पहले K310 था, बाद में आपने K320 कर दिया। इसका मतलब यह था कि पहले 310 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही थी, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा करके 320 कर दिया। आगे बात समझ में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गई, है ना। अब किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी बेटा, अब देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर नहीं है तो काम नहीं होगा। तो ये उसी रिएक्शन को फेवर करेगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा होगी। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये वाला सेगमेंट देखो, यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे दिखाई दे रही 80 किलो जूल, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सबसे ज्यादा K320/310 इसी के लिए मैक्सिमम होगा जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो डेरिवेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन बेटा दो चीजों पर बेस्ड है, एक है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पे, दूसरा है कोलिजन थियरी पे। कोलिजन थियरी ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने को मिलती है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह वहां पे आता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रह गया है, पहले था। ठीक है, अभी सिलेबस चेंज होने की वजह से उतना ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, यहां पर थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव इक्वल एनर्जी, सो देयर विल बी फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे हम लोग, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, अगर आपने 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए तो 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती है, और सबके पास इतनी एनर्जी भी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है ना, तो कितने लोगों के पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, यानी कि उस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं कोलिजन थियरी पे। कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता रखा है। जितना ज्यादा कोलिजन उतने ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उतना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, उतना ज्यादा प्रोडक्ट में बनने के चांसेस, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट इस पे डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनलिटी अपन हटा सकते हैं यहाँ पे, फिर एफ जेड लिख दिया हमने। ठीक है, इसी को चेंज किया तो अरेनियस इक्वेशन बन गई। यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसी चीज को के के जगह पे हमने लिख दिया पी एंड जेड लिख दिया, ये के अरेनियस कांस्टेंट के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। हाँ, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। रुक जाओ, लगातार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा रुको, सुनो बात को। क्या है कैटालिस्ट, कभी जानते हो इसके बारे में? जो नीट के बच्चे हैं या जो जेई के बच्चे हैं या बोर्ड के बच्चे हैं, एंजाइम का नाम तो सबने सुना होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का भी नाम सबने सुना होगा, जो खाना पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होगा कि आपके बॉडी से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम हटा दिए जाएं, क्या होगा? खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो भूख लगेगी नहीं, खाना उसे पेट में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, यही तो होगा ना। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? आप कोचिंग जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कोई मेंटोर चुनते हो, टीचर चुनते हो, गुरु चुनते हो, करते क्या है वो आपके स्ट्रगल पीरियड को, आपके प्रिपरेशन पीरियड को इस तरह से यूटिलाइज करना सिखाते हैं कि आपका सिलेक्शन कम समय में हो जाए। आपको जो टॉपिक बहुत ज़्यादा समय में लग रहा था, टफ लग रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, टाइम टेकिंग टॉपिक था, आपको टफ लग रहा था, टीचर ने, मेंटोर ने, आपके गुरु ने उसको इतना शॉर्ट में कर दिया, इतना आसान बना दिया कि वो छोटे से समय में समझ में आने लगा। तो उन टीचर ने आपके लिए कैसा काम किया? उन टीचर ने आपके लिए कैटलिस्ट का काम किया। उन टीचर ने आपके काम को आसान बना दिया। उन टीचर ने आपके उस काम में लगने वाले टाइम को कम कर दिया, आपके स्ट्रगल को कम कर दिया, आपके एफर्ट को थोड़ा सा कम कर दिया, ताकि आप कम समय में ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकें। यही होता है कैटलिस्ट बेटा। यही केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या जहां पर भी कैटलिस्ट काम करता है वो यही करता है। काम क्या होता है कैटलिस्ट का? एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा वो होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने वाले टाइम गैप को कम कर दे, टाइम पीरियड को कम कर दे, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा।
आगे बात समझ में। अब सवाल है कि ये करता कैसे होगा, ये काम कैसे करता होगा। बच्चों इस बात को समझिएगा, अभी हमने पढ़ा था अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा हर बच्चा जानता है कि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अपने आप में कुछ एनर्जी रखता है, वही कहलाती है इंटरनल एनर्जी, कहलाती है ना। तो कोई भी कैटलिस्ट किसी के अंदर की एनर्जी के साथ तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि बच्चे ने हमसे पूछा कि सर सिलेक्शन लेना है, तो मैंने उसका टेस्ट लिया, 120 क्वेश्चन तो उसके आ गए। मैं उसके इंटरनल नॉलेज को चेंज नहीं कर सकता हूं। हाँ, जो 40 क्वेश्चन उसे सीखने समझने हैं, मैं उसी में तो उसकी मदद करूंगा ना, ठीक है। तो अब ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यही सारा का सारा फैक्टर है। आप मान लो मैंने कहा कि 160 टोटल क्वेश्चन करेक्ट करने पर नीट में सिलेक्शन होता है। बच्चे ने बोला 120 मेरे करेक्ट हो गए, मैंने बोला 40 बेटा और करेक्ट करने हैं। जब ये 120 आप अपने आप से कर रहे हो, 40 मैं करवा रहा हूं और 160 हो जा रहा है, तो कट ऑफ 160 क्वेश्चन की रही। बच्चा 160 से ज्यादा लेके आएगा तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक बार ऐसा हो जाए कि कट ऑफ ही कम हो जाए, मान लेते हैं कि वो कट ऑफ ही ना बेटा 120 क्वेश्चन की आ गई, ठीक है। और 120 क्वेश्चन कैसे आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई। क्या हो गई, जीरो हो गई। या दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं कट ऑफ इस बार हो गई 130 क्वेश्चन की। इंटरनल एनर्जी तो उसकी पहले भी 120 थी, अब उसको केवल 10 किलो जूल एनर्जी और देनी है मुझे, बस यही तो हुआ। तो मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से किस पर इफेक्ट पड़ेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। थ्रेशोल्ड एनर्जी पर कम पड़ेगा, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है वही नीचे आ जाएगा, कट ऑफ ही नीचे आ गई। अब सोचो इतना तो बहुत सारे बच्चे ला सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जरा सोच के देखो ना कि ढेर सारे रिएक्टेंट हैं और वो रिएक्टेंट छटपटा रहे हैं, परेशान हैं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन पता है कट ऑफ बहुत ज्यादा है, तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर एनर्जी इसी में अपना एकदम लगे पड़े हैं, है ना, इसी का जुगाड़ करने में लगे पड़े कि यार कब हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट होगा तो हम कूद के उधर पहुंचेंगे और प्रोडक्ट बन जाएंगे। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने देखा कि कट ऑफ ही नीचे आ गया था। अब तो इतनी एनर्जी तो बहुत सारे लोगों के पास थी, तो बहुत सारे लोग बच्चे उधर सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। और जब ढेर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, जल्दी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगेंगे। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी। तो पहला एकदम क्रिस्प पॉइंट हमारे हर बच्चे को याद होना चाहिए कि एक पॉजिटिव कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एकदम लाइन रटी होनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट किस पे काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर काम करता है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए ये ग्राफ मैं एक बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये है इक्वेशन और उसमें ये ग्राफ उसका बन रहा है, एनर्जी वाला ग्राफ वही जो पीछे बनाया था वही वाला ग्राफ है। कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये ग्राफ यहां आ जाएगा, ठीक है ना। या मैं इसको दूसरे पेन से बना दूं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट रहा बेटा तो ये ग्राफ यहां आ जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव कैटालिस्ट रहा तो ये ग्राफ यहां आ जाएगा। आगे बात समझ में। आप देख रहे हो ना एनर्जी बैरियर, देखो बस आप सबका एनर्जी बैरियर देखो और कुछ नहीं दिख रहा है, एनर्जी बैरियर, ठीक है। ये दिख रहा है सबका एनर्जी बैरियर, क्लियर। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर नीचे आ गया, कट ऑफ नीचे आ गई, तो बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। ये तो रेफरेंस वाला हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट। और अगर नेगेटिव कैटालिस्ट है तो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ा देगा, कट ऑफ और हाई चला जाएगा, तो फिर रिएक्टेंट को और मुश्किल होगी इसको क्रॉस करने में, तो रेट मतलब रिएक्शन और लेट में कंप्लीट होगी और टाइम लगेगा, तो रेट बढ़ जाए, रेट घट जाएगी, स्लो हो जाएगी रिएक्शन। आगे बात समझ में। यही बात ध्यान रखना है बेटा, यही पूरा का पूरा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको चीज समझा दी। तो पहली बात कि सच सच बताना, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया, कैसा लगा। पहले से जो आपने पढ़ रखा था एकदम ईमानदारी का रिव्यू चाहिए मुझे, है ना। नहीं समझ में आया तो आपको अपने कमेंट सेक्शन में एकदम ऐसे ब्रूटल तरीके से लिखना है कि नहीं समझ में आया, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वाहियात था, मुझे नहीं मजा आया, एकदम ऐसा लिखना है। और अगर समझ में आया तो एकदम बहुत प्यार से आपको ये बात लिखनी है कि हाँ भाई हमें चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चन अब हमसे होने लगे, बनने लगे, है ना। और एकदम ये चेहरे पे खुशी आपके दिखनी चाहिए। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर के बारे में आपके रिव्यूज का इंतजार रहेगा मुझे। अगले चैप्टर में
फिर से हमारी एक बार मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का PYQ आने वाला है। सब लोग कमर कस के तैयार रहिए, आने वाले टाइम पे आपको इसके PYQ सॉल्व करने को मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर से वही बात कि इस चैनल को इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टडी के चैनल ऑलरेडी अवेलेबल हैं केमिस्ट्री के। मैं हो सकता है बहुत नॉलेज में उनसे बेहतर ना पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि वो लोग बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत फेमस भी हैं। और वीडियो देखने का तो क्राइटेरिया यही होता है ना कि वीडियो पहले सेलेक्ट किया, फिर हम देखते हैं किसके कितने व्यूज़ हैं, ठीक है, कितने मिलियन व्यूज़ हैं, कितने ज़्यादा लाखों में व्यूज़ हैं, फिर हम उस वीडियो को क्लिक करते हैं। फिर चाहे वहाँ पर नाच गाना चल रहा हो, चाहे वहाँ पर डुअल मीनिंग बातें चल रही हो, चाहे वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा हो, लेकिन बस हम उसको इसलिए देखते हैं, फिर यही फन और ह्यूमर के लिए देख रहे हैं। लेकिन क्या हमारा यही टारगेट है क्या? टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए ना कि हम सही समय पर सिलेक्शन ले लें। हमें किसी टीचर की भक्ति नहीं करनी, किसी कोचिंग की हमें भक्ति नहीं करनी, आंख बंद के किसी भरोसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमारे काम को आसान बनाने के लिए जो हमारा साथ दे रहा है, जो कम समय में हमारे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर रहा है, जो हमारे बुरे टाइम पे हमारे क्वेश्चन में डाउट बताने में हमारे साथ खड़ा है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को चुनना है। आगे बात समझ में? तो इस चैनल को बनाने के पीछे यही मोटिव था कि यहाँ पर कोई इस तरह की बातें नहीं होगी, ठीक है, जो पढ़ाई के को डिरेल करने वाली हों। तो आपका फोकस बना रहे, आपको सही चीज़ें सिखाई जाएं, सही मेंटोरशिप मिले, सही लेवल ऑफ नॉलेज मिले, और वाक इस तरह का मिले कि इसलिए नहीं कि चैनल के आगे एडवर्टीजमेंट के लिए कोई काम किया जा रहा हो, इसलिए कि हमारे बच्चे को फ़ायदा हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो जम के अपने उन सारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो बच्चे इस प्रिपरेशन में लगे हों, ताकि उन्हें एक सही लेवल पे सही तरीके से एक नॉलेज उन तक मिल जाए, उनको पहुंच पाए, और वो भी आराम से अपनी स्टडी को एंजॉय कर पाएं और केमिस्ट्री का डर खत्म कर पाएं। ठीक है बच्चों, चलो इसी बात के लिए आपसे वक्त आ गया है विदा लेने का। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।